सबसे पहले मैं मेजर अभय कार्की जी आपके पास आना चाहूंगा। जो रिपोर्ट है वाशिंगटन डीसी की जो रिपोर्ट आई या फिर अलग अलग जो पेपर्स की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो नूर खान एयरबेस था जहां पर न्यूक्लियर प्लांट, उससे कुछ दूरी पर उनका जो न्यूक्लियर प्लांट था और सारे न्यूक्लियर के जो वेपन्स थे वहीं पर रखे हुए थे, तो पाकिस्तान को उस पर हमले का डर था। लिहाजा पाकिस्तान की तरफ से एक सोची समझी रणनीति के तहत इस सीज फायर के लिए अमेरिका को मनाया गया। क्या इस बात को माना जाए? जी, अभी जिस हिसाब से इनपुट्स आ रहे हैं और जो मीडिया में भी आ रहा है और जो हमने भी सुनने में आया है, जो मेन कारण था कि 10 तारीख की सुबह पाकिस्तान ने एकदम से अपनी मीटिंग करी है और नेशनल न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी उसकी मीटिंग वहां पे कराई है रावलपिंडी में, और एक न्यूक्लियर की तरफ उन्होंने संकेत दिया है। इसका मतलब यही है कि एकदम से अगर वो न्यूक्लियर पे अपनी बात कर रहे हैं तो उनके कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एसेट्स को खतरा था। और जो 10 की रात को भारत ने हमले किए हैं, हमारी एयरफोर्स और मिसाइल्स ने हर एक एयरपोर्ट के उसके जो सर्वेलेंस रेडार्स होते हैं जो कि दूर दूर तक देखते हैं और उनका पूरा एडी नेटवर्क सर्वेलेंस का उस पर डिपेंड होता है, वो हमने सारे उसके उड़ा दिए थे। इसका मतलब ये था हमारे हवाई जहाज, हमारी मिसाइलें कभी भी बिना बताए और बिना देखे हुए उसके बिना रिएक्शन के हमला कर सकती है। पहले तक वो यह सोचता था कि इंडिया शायद मेरे इतने अंदर तक और इतने सटीक निशाने नहीं लगा सकता है, और सटीक के साथ साथ जो वॉरहेड जो इस्तेमाल किए गए हैं, जितने उसमें ब्लास्ट हुए हैं और जो गड्ढे किए हैं, उससे उसको डर था। क्योंकि ये सबको ही पता है कि नूर खान में उनके एयर डिलीवर्ड न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं उनका एक पोर्शन वहां पे रखा गया है और वो स्टोरेज फैसिलिटी में होता है। और जिस इंटेंसिटी और जिस पावर के साथ हमारे जो मिसाइल्स उस पर लगे हैं, और उनको ये भी पता है कि हिंदुस्तान को पता है हमारे वो कहाँ पे स्टोरेज है, तो ये खतरा उसके ऊपर ज्यादा था। और दूसरा खतरा ये भी था कि आज की रात तो ये हो गया है और इंडिया ने बता दिया था कि हम इसके ज्यादा भी कर सकते हैं। तो एक तो कितनी टाइम तक वो अपनी आवाम को झूठ बोलता, क्योंकि ये बम तो उसके शहरों के बीच में गिर रहे हैं। रावलपिंडी उसका जीएचक्यू है, जो जब अपने अगर हमने बताया कि हम मिलिट्री को नहीं एम कर रहे हैं, अभी भी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को, थोड़ा सा आप कोऑर्डिनेट चेंज करो, वो रावलपिंडी जीएचक्यू के ऊपर अगले हमले आते, और जहां पे यहाँ पे 4 मिसाइल गई हैं तो वहां पे आपकी 10 मिसाइल भी जा सकती थी। उसकी एयर डिफेंस नाकाम थी, उसकी एयर सर्वेलेंस नाकाम थी, और उसके पास वो 2 दिन से हमारे हमले नहीं रोक पाया था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन फिर भी नूर खान एयरबेस पर इतना हमला करने के बाद, 13 उनकी 11 एयरबेस पर हमला करने के बाद हम सीज फायर के लिए तैयार हो गए। क्या मजबूरी हो सकती है या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव था? देखिए, जो अभी तक हमें जो अभी डीजीएमओ की ब्रीफिंग भी मैं सुन के आ रखा हूं, तो उसके हिसाब से बिल्कुल सही बताया है। जो पहले मोदी जी ने बोला था और देश का जो उसने मिलिट्री एम रखा था, वो था कि ये जो टेररिज्म है और जो टेररिज्म के आका हैं और इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान के अंदर, जहां ये पनाह लेते हैं, जहां ये ट्रेनिंग करते हैं, उनको उड़ाओ। और मेरे ख्याल से हमने काफी अच्छा काम किया है। जो उनके सारे जो पहले दिन ही हमने उनके बेस उड़ा दिए थे, जो ट्रेनिंग सेंटर, और ये खासकर मुरीद के एलईटी और भावलपुर जैश के जो हमने ये पूरे इनके मरकज उड़ा दिए थे, वहां इनकी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई थी। उसके बाद हमारे डीजीएमओ ने आज ब्रीफिंग में बताया कि मैंने उनको 8 तारीख की सुबह फोन करके बताने की कोशिश की थी कि हमारा काम हो गया, हम ना आवाम के खिलाफ है पाकिस्तान की, ना आर्मी के। हमने टेररिस्ट को मारना था, हमने आतंकवाद की जड़ को मार दिया है। लेकिन उनका कॉल पाकिस्तान के डीजीएमओ ने रिसीव नहीं किया, और उसने एक मैसेज ऐसा भेजा कि अब हमारी बारी आई, अब हमें देखो। तो 2 दिन से पाकिस्तान ने अपनी बारी का इस्तेमाल किया, नाकाम रहा, और उन्हीं 2 दिनों में हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने बिना बॉर्डर को एयरप्लेन्स को क्रॉस करके जो नुकसान पहुंचाया है और जो जी। उनकी एयर डिफेंस को बिल्कुल नंगा करके रख दिया था, उसके पास तब भी पाकिस्तान ने हमने सीज फायर के लिए हम सहमत हुए। मेरा बार बार वही सवाल है,
सवाल मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं ना वो कि करने मुझे के बाद जवाब नहीं मिल जब पा रहा है। उस- मैं मनोज जी आपके पास आ रहा हूं, फिर मेहरान जी मैं आपके पास आऊंगा। मुझे जवाब नहीं मिल पाया, मुझे जवाब इस बात का भी नहीं मिल पाया कि जिसकी घोषणा भारत सरकार को करनी चाहिए थी, रक्षा मंत्रालय को करना चाहिए थी, वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है। मुझे ये बात बेहद नागवार गुजरी, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे मेरे देश पर गर्व है, मुझे देश की सेना पर गर्व है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदरूनी मामले में कोई तीसरा व्यक्ति जो है वो बोले, और उसका बैकग्राउंड क्या रहा है वो आप सब जानते हैं। अभय जी आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं मनोज जी आपके पास जाना चाहूंगा। हाँ, मैं आपके इसी पॉइंट पे आ रहा था कि मार्क रूबियो की पहले दिन बात हो चुकी थी जयशंकर साहब से, और उधर पे मुनीर से, उनके चीफ से, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से बात हो चुकी थी। तो बातें, अगर कोई मध्यस्थता करने को आ रहा है उसको आप मना नहीं कर सकते हो। नहीं, मैं आप सब मैं सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन मुझे उसके यह बाद बात नागवार गुजरी है। मैं एंकर के तौर पर नहीं, और इंडिया डेली के एंकर के तौर पर नहीं, भारत का एक नागरिक होने के नाते मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। मनोज और जी जो आप। ये बताया जा रहा है, ये अनाउंसमेंट के लिए अग्रीमेंट हो गया था, लेकिन अनाउंसमेंट हमने पहले करना था, लेकिन ट्रंप को पूरी दुनिया नहीं समझती है। वो अपनी जल्दीबाजी में उन्होंने ये ट्वीट डाल दिया था, इससे पहले कि अरे वो हमारे तो एक्सटर्नल कश्मीर को भी अफेयर 1000 साल पुराना मुद्दा बता रहे हैं, अब उनकी बात क्या करें, जिनको इतिहास की जानकारी नहीं है। जी मनोज जी। उनको उनको जल्दीबाजी थी अपनी पीस मेकर नोबेल पीस प्राइज की। उस चक्कर में उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल छोड़ के ये नोबेल ट्वीट कर पीस दिया था। प्राइज पर ना बहुत लोगों की नजर है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, और ये माकूल समय नहीं है कि मैं उस पर जाऊं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों की नजर है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिल जाए। मनोज जी आप। आशीष जी, पहले तो मैं सबसे पहले वाजे करना चाहता हूं अपने सभी लोगों को, जो मेरा आकलन है उसके मुताबिक हमने टारगेट, जब हमने पहले दिन 7 तारीख को 9 टारगेट ध्वस्त किए थे, हमारा उतना ही ऑपरेशनल का जो इनिशियल प्लान था वही हमारा सक्सेस था। उसके बाद तो उकसाने वाली बात थी। हम हमेशा बोलते रहे कि हम रिस्ट्रेंट करेंगे और हम नहीं चाहते एस्केलेट करना, और अभी जो हमें एस्केलेट करना पड़ा वो इट वाज एस्केलेटेड टू डी एस्केलेट। मेरा कहना यह है कि जो हम चाहते थे वो टारगेट हमने पहले दिन कर लिया था, जब हमने 9 टारगेट को ध्वस्त किया था। उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो केवल उकसावे की बात थी जो पाकिस्तान ने किया, ये हमें समझना पड़ेगा। और जो जनता को जो आवेश में आके ये सब बोल रही है, उनको मैं समझाना चाहता हूं कि हमारा देश, जरूरी नहीं है कि हम जाके उनके क्षेत्र में घुसे और उनको कब्जा करें। कब्जा करके उनको लेके करेंगे भी क्या? मेरी बात समझिए कि वो नहीं अपने आप ही कब्जा विकसित करेंगे, हो रहा उनका है। डीएनए थोड़ी ना बदल देंगे, उनके डीएनए में तो आतंकवाद है, उनका नहीं, डीएनए आप थोड़ी ना बदल देंगे। कब्जा कर लेंगे, हमारे मुल्क में मिल जाएंगे, फिर आतंकवादी हम गतिविधि करेंगे, नहीं, वो उनके आप डीएनए मेरी में। बात को समझिए, हम नहीं मिलाना चाहते अपने मैं भी नहीं चाहता, मैं भी नहीं क्योंकि हम चाहता, ऐसे- लेकिन मनोज जी, ऐसी गंदगी- मनोज जी, ऐसी गंदगी, मनोज जी, ऐसा कट्टरवाद, मनोज जी, ऐसे जिहादी विथ सोच नहीं रिस्पेक्ट, लाना चाहते। मनोज जी विथ रिस्पेक्ट, जब हमने इतने अंदर तक घुस गए थे, एटॉमिक उनके वेपन्स कहां है, वो सारी चीजें हमें पता थी। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं सरकार ने कुछ सोचा होगा तो सोच समझ के ही ये फैसला लिया होगा। सरकार जाहिर तौर पर मुझसे ज्यादा समझदार है, वो सारी चीजें समझती है, लेकिन मेरा कंसर्न एक ही बात से है, और वो भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा कंसर्न है। कंसर्न यही है कि जो जानकारी मुझे सरकार से मिलनी चाहिए थी, वो जानकारी मुझे किसी के ट्वीट से मिली, और ये बात हिंदुस्तानियों को चोट पहुंचाई है, इस बात को मानिए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे फोन आए थे शुरुआत में जब ये ट्वीट मैंने देखा। जी उसका भी जवाब देता हूं। अभी देखिए, कल जब जो भी ट्वीट्स निकले हैं, पहले तो ही इज ट्वीट मास्टर, जो अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, वो जल्दीबाजी में रहते हैं, उनके ट्वीट्स पूरी दुनिया जानती है। और कल भी सब मेरे, आप तो उसकी बात कर रहे हैं, मुझे तो उनके सारे ट्वीट्स पे आपत्ति है। उन्होंने कल कहा दोनों की लीडरशिप को अप्रिशिएट करते हैं, विदाउट दोनों को एक ही आपने तरह मनोज कुमार जी, आपने पाकिस्तान को हिंदुस्तान के बराबरी पर ला दिया, मतलब यहां वाला मुल्क आपने यहां ला दिया। मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ इंडियन गवर्नमेंट को स्पेशल इनिशिएटिव लेके डोनाल्ड ट्रंप साहब को कुछ सिखाना पड़ेगा कि इतिहास क्या है। हम उनको इसके बारे में जानकारी, उनको इजराइल के बारे में, हमास के बारे में शायद जानकारी होगी। भारत के परिप्रेक्ष्य में उनकी जानकारी बहुत उथली लगती है। आप पूरी दुनिया जानती किस तरह से उन्होंने बयान दिया, 1000 साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट है और वगैरह वगैरह। मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहता हूं, जो कुछ भी हमने अचीव किया है वो रिमार्केबल है। उसके लिए हमारी सेना को, मेहरान मरी जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। मनोज जी, फिर मैं आपके पास आता हूं। मेहरान जी भी कुछ कहना चाहते हैं। मेहरान जी। मैं टोटली आपके साथ इत्तेफाक करता हूं। वी शुड नॉट ट्राई टू जस्टिफाई ट्रंप ने जो ब्लंडर किया।
ना पाकिस्तान और मुल्ला मुनीर का तो बिल्कुल समझ में आता है कि वो तो एक फोन कॉल पे, मुशर्रफ को भी फोन कॉल आया था, यू विद अस अगेंस्ट अस, वो बोलता है सर जो भी आप बोलो। लेकिन ये एक जंग दो मुल्कों के बीच में था। इंडिया का प्रोगेटिव था कि वो जंग रोके या ना रोके, सीज फायर ना करे। ट्रंप का क्या लेना देना इसमें? इसमें ट्रंप को पाकिस्तान के लिए दुख होता है और बलूचिस्तान के लिए कोई दुख नहीं हो रहा, जो 70 सालों से हमारा जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग हो रहा है। तो एक बात मैं बोलूं, जैसे उक्राइन में वो यूनिलैटरली उक्राइन के बलबूते पे बात कर सकता है। इंडिया एक रीजनल सुपर पावर, एक सॉवरेन नेशन है। वो ना पाकिस्तान और उक्राइन नहीं है जो अमेरिका के टुकड़ों पे पलता है, तो वो मजबूर है कि उसके लाइन को फॉलो करे। तो इंडिया ने यहाँ पर खामोश होके थोड़ा लोगों को कंफ्यूज कर दिया। जी, इंडिया के अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो काफी अच्छी तरीके से हासिल कर रहे थे। अमेरिका के कहने पे इजराइल नहीं रुका। हमास ने जो हमला किया, इजराइल ने 1.5 साल अमेरिका का बात ही नहीं सुना। अपने मूड मुताबिक अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन्होंने अपना ऑपरेशन जारी रखा।